अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम न्यूरोसाइंस मॉड्यूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज सीएनएस ट्यूमर्स। बेसिकली सीएनएस ट्यूमर्स आपकी ऑस्पी एंड बीसीक्यूज दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग विद कि आपके पास प्राइमरी सीएनएस ट्यूमर्स जो होते हैं ये एडल्ट और चिल्ड्रन में डिफरेंट मतलब सब डिवाइडेड होते हैं कि बच्चों में कुछ ट्यूमर्स ज़्यादा कॉमन है और एडल्ट्स में कुछ ट्यूमर्स ज़्यादा, और इनकी साइट भी डिफरेंट होती है। जो एडल्ट होते हैं इनमें जो सीएनएस ट्यूमर्स अराइज कर रहे होते हैं वो मोस्टली अबव द टेंटोरियम सेरिबेलाई अराइज कर रहे होते हैं। सुप्रा टेंटोरियल रीजन सेरिब्रल रीजन होता है, जबकि चिल्ड्रंस में आपके पास बिलो द टेंटोरियम सेरिबेलाई ये अराइज करते हैं। इंफ्राटेंटोरियल रीजन इन द पोस्टीरियर फोसा। मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स ऑफ द एडल्ट्स आर ग्लायोब्लास्टोमा, मेनिंजियोमा एंड शिवानोमा। जबकि चिल्ड्रंस की बात की जाए तो उनमें मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडायोमा एंड मेडुलोब्लास्टोमा होते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कि कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स कौन सा ट्यूमर कॉज करवा रहे होते हैं। सो वी हैव एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एपिडर्मल सेल्स। दीज थ्री आर द ग्लायल सेल्स और ये आपके पास ग्लायोमा कॉज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एस्ट्रोसाइट्स नॉर्मली आपकी सीएनएस में ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड द ट्यूमर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एस्ट्रोसाइट्स आर ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म एंड पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं ये आपके पास माइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द सीएनएस, और ये आपके पास ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं ये वेंट्रिकुलर सिस्टम को और सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को लाइन कर रहे होते हैं, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपेंडायोमा। मेनिंजोथेलियल सेल्स की बात की जाए तो ये आपके पास जो मेनिंजेस द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन्स होती हैं उनमें प्रेजेंट एरेकोनॉइड सेल से अराइज कर रहा होता है कौन सा ट्यूमर, मेनिंजियोमा। लास्टली वी हैव न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स जो कि आपके पास एम्ब्रियोनिक लाइफ के सेल्स होते हैं, दैट्स वाई जो ट्यूमर है वो भी एम्ब्रियोनल ट्यूमर होता है। द नेम ऑफ द ट्यूमर इज मेडुलोब्लास्टोमा। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्यूमर्स रिलेटेड टू द एस्ट्रोसाइट्स दैट आर एस्ट्रोसाइटोमा। अब इसमें ना दो तरह की बेसिक क्लासिफिकेशन है कि आपके पास लोकलाइज्ड एस्ट्रोसाइटोमा होता है, डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि द लोकलाइज्ड वन इज़ अ पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। ये कॉमन भी बहुत ज़्यादा होता है और ये ना ग्रेड 1 का होता है कि इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा जो होते हैं ये आपके पास ग्रेड 2, 3 एंड 4 को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। ये जो होती है इनकी प्रोग्नोसिस जो होती है वो वर्सन होती चली जाती है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, जैसे डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा, एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा एंड ग्लायोब्लास्टोमा जो कि मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर होता है। नाउ डिटेल में हम जिस दो पे बात करेंगे दैट आर द पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा एंड ग्लायोब्लास्टोमा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्यूमर दैट इज द पाइलोसाइटिक सेरिबेलर एस्ट्रोसाइटोमा। अच्छा, जितने भी ट्यूमर्स हैं मैंने उनकी पिक्चर्स भी मतलब ऐड ऑन की हैं जो कि आपके पास ऑस्पी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, और ये आपके पास बेसिक पैथोलॉजी जो रॉबिन्स पैथोलॉजी टेक्स्ट बुक है उसी से पिक्चर्स ली गई हैं बिकॉज आपके पास पेपर में एग्जैक्ट पिक्चर आ रही होती है। सो आई विल ट्राई कि मैं बहुत ईजी वे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ और आपकी प्रिपरेशन में ऐड ऑन हो ये चीज़ें। नाउ द थिंग इज़ दैट स्टार्टिंग विद द पाइलोसाइटिक सेरिबेलर एस्ट्रोसाइटोमा, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। ये आपके पास मोस्ट कॉमन प्राइमरी सीएनएस मैलिग्नेंसी है इन चिल्ड्रन। बच्चों में ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है। इट इज़ अ बिनाइन कंडीशन जो कि आपके पास स्लो ग्रोइंग ट्यूमर ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स है, दैट्स वाई इट इज़ अ ग्रेड 1। कॉमन साइट की बात की जाए तो क्योंकि इसके नाम में सेरिबेलर एस्ट्रोसाइटोमा तो डैट मीन्स कि ये सेरिबेलम इज़ द मोस्ट कॉमन साइट। सेकंड पे आपके पास ये थर्ड वेंट्रिकल को इन्वॉल्व कर सकता है एंड ऑप्टिक पाथवे को भी इन्वॉल्व कर सकता है। पैथोजेनेसिस और जेनेटिक्स की बात की जाए तो इसकी जेनेटिक्स में आपने ये याद रखना है जो आपके पास BRAF ब्राफ एक जीन होता है उसकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है जिसकी वजह से एक्टिवेशन होती है मैप काइनेज सिग्नलिंग पाथवे की, और वो सारी जो होती है ना आपके पास ये म्यूटेशंस जो होती हैं ये ट्रांसलोकेशन की वजह से, ये म्यूटेटिक चेंजेस की वजह से क्या होगा आपके पास ट्यूमर अराइज करेगा, यानी अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल स्टार्ट हो जाएगी और ट्यूमर डेवलप हो जाएगा। सो जो बात याद रखनी है आपने याद रखनी है, ट्रांसलोकेशन ऑफ द ब्राफ जीन लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ द मैप काइनेज सिग्नलिंग पाथवे। मॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए तो जो आपके पास ट्यूमर होता है ये कंपोस्ट कर रहा होता है बाइपोलर सेल्स को,
with a thin hair-like processes that are GFAP positive. अच्छा, BCQs में आपसे पूछा जाता है कि जो आपके पास ग्लाइल ट्यूमर्स होते हैं उनमें कौन सी ऐसी ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव मिल रहा होता है, तो दैट इज़ ग्लाइल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन्स आर पॉजिटिव. नाउ पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा में दो चीज़ें आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है. नंबर 1 इज़ रोजेंथल फाइबर्स एंड नंबर 3 इज़ मलबेरी लाइक इंक्लूजन्स. जो रोजेंथल फाइबर्स होते हैं ये लॉन्ग इलोंगेटेड इओजिनोफिलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके पास GFAP प्रोटीन पॉजिटिव होते हैं. मलबेरी लाइक इंक्लूजन्स आर ऑल्सो राउंडेड इओजिनोफिलिक स्ट्रक्चर्स जो कि मलबेरी अपीयरेंस रखते हैं. नाउ द थिंग इज़ दैट कि आपने ये याद रखना है कि MRI पे जो पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा है इन अ सेरिबेलर रीजन अपीयर कर रहा होता है एज अ सिस्टिक लीजन विद अ म्यूरल नोड्यूल. देख रहे हो आप कि आपके पास ये MRI पे सेरिबेलम को इन्वॉल्व कर रहा है और एक सिस्टिक लीजन प्रेजेंट है एक नोड्यूलर फॉर्म में. जबकि दूसरी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर को अगर हम देखें तो उसमें क्या है, रोजेंथल फाइबर्स हैं, थिक इलोंगेटेड कॉर्कस्क्रू शेप्ड इओजिनोफिलिक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं आपको as a intracytoplasmic inclusion bodies. So these are the classical features for the pilocytic cerebellar astrocytoma. Moving towards the next tumor, that is glioblastoma multiforme. It is the most common primary malignancy in the adults. पाइलोसाइटिक में मैंने आपको क्या बताया कि चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन है, जबकि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म इज द मोस्ट कॉमन CNS मैलिग्नेंसी इन एडल्ट. सो ये डिफ्रेंशिएट याद रखिएगा. देन पाइलोसाइटिक इज अ बिनाइन स्लो ग्रोइंग, जबकि जो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है ये मेलिग्नेंट हाई ग्रेड ट्यूमर होता है, ग्रेड 4 का ट्यूमर होता है ऑफ एस्ट्रोसाइट. इट इज़ अ वेरी एग्रेसिव एंड इन्वेजिव ट्यूमर विद अ पुअर प्रोग्नोसिस. कॉमन साइट की अगर बात की जाए तो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म जैसे कि मैंने बताया एडल्ट को इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो सुप्राटेंटोरियल रीजन होगा, सेरिब्रम होगा. द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज़ अ वेरी कॉमन साइट फॉर द ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म. और इसकी ये लीजन बहुत अच्छे से आपने याद रखनी है कि आपके ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, उनके बीच में कार्पस कलोजम होता है. तो ये ट्यूमर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जब अफेक्ट करता है ना तो क्रॉस कर रहा होता है कार्पस कलोजम को एंड गिव्स अपीयरेंस लाइक बटरफ्लाई लीजन. दैट्स वाई इसकी ये बहुत क्लासिकल फीचर होता है कि बटरफ्लाई लीजन मिल रही होती है इन ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म. पैथोजेनेसिस या जेनेटिक्स की बात की जाए तो आपके पास क्या होता है कि जो प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा होता है वो इन्वॉल्व कर रहा होता है म्यूटेशन ऑफ IDH वाइल्ड टाइप. IDH वाइल्ड टाइप म्यूटेटेड हो रहा होता है. प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा इज एग्रेसिव, ये इन्वॉल्व कर रहा होता है एल्डर्स इंडिविजुअल्स को एंड इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा पुअर होती है. जबकि जो सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा होता है दैट इज़ IDH म्यूटेंट टाइप, ये यंग इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कर रहा होता है, लेस कॉमन होता है और बेटर प्रोग्नोसिस रखता है. सो अगर पूछा जाए कि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म की द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सिवियर फॉर्म इज़ अ प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा. मॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको स्यूडोपैलिसेडिंग नेक्रोसिस मिल रही होती है. स्यूडोपैलिसेडिंग नेक्रोसिस क्या होती है कि आपके पास रीजन ऑफ नेक्रोसिस है और उसको आपकी जो ट्यूमरस सेल्स होते हैं, न्यू प्लास्टिक सेल्स होते हैं, वो सराउंड कर रहे होते हैं उस नेक्रोटिक रीजन को. साथ ही साथ माइक्रोवास्कुलर सेल प्रोलिफ्रेशन हो रही होती है. अब होता क्या है कि जो वेसल्स के सेल्स होते हैं ना वो प्रोलिफरेट करते हैं स्मॉल वेसल्स में, टफ करके ना जैसे एक बल्ज बना देते हैं, वहाँ जमा हो जाते हैं, प्रोलिफरेशन हुई, वहाँ सेल्स जमा हुए और बल्जिंग ऑफ द वेसल्स करवा दी उन्होंने. साथ ही साथ ये ट्यूमर भी आपके पास GFAP पॉजिटिव होता है. नाउ पिक्चर्स की अगर बात की जाए तो ये आपके पास वो क्लासिकल बटरफ्लाई शेप्ड अपीयरेंस ऑफ द ग्लायोब्लास्टोमा है. जबकि हिस्टोपैथोलॉजी की बात की जाए तो आपके पास ये स्यूडोपैलिसेडिंग नेक्रोसिस है जिसमें आपके पास सेंटर में देखें अगर आप गौर से तो ये आपके पास क्या है कि नेक्रोस्टिक एरिया और उसके अराउंड आपके पास न्यू प्लास्टिक सेल्स की प्रोलिफरेशन नज़र आ रही है. Moving towards the next tumor that is related to the oligodendrocytes by the name of oligodendroglioma. So oligodendroglioma is a malignant tumor of oligodendrocytes. ये आपके पास जो सारे ग्लायोमा हैं जिसमें आपके पास एपेंडायोमा है, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा है एंड एस्ट्रोसाइटोमा है, उनमें बेस्ट प्रोग्नोसिस जिस ग्लायोमा की होती है वो ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा होता है.
कॉमन साइट की बात की जाए तो इट इंक्लूड वाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओके, अब ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये दो लोब्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, फ्रंटल एंड टेम्पोरल। और अगर इसमें से भी मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो फ्रंटल होगा आंसर। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा से रिलेटेड पूछा जाता है कि इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है ना, उसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको सीजर्स हो रहे होते हैं, एपिलेप्टिक हिस्ट्री होगी साथ। देन पैथोजेनेसिस और जेनेटिक्स की बात की जाए तो इसकी ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 मिल रहे होते हैं। ग्रेड 2 में आपके पास IDH की म्यूटेशन हो रही होती है, और ग्रेड 3 जो कि एनाप्लास्टिक होता है उसमें IDH म्यूटेशन हो रही होती है विद लॉस ऑफ क्रोमोसोम 9p। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो ये आपके पास प्रेजेंट कर रहा होता है एज अ वेल सर्कमस्क्राइब्ड जेलेटिनस मास, और कैल्सिफिकेशन मिल रही होती है आपको 90% ऑफ द ट्यूमर में। ये सारे वो फीचर्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, जो आपकी BCQs में इसी तरह से केस सिनेरियो आता है, इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बस बताए हुए होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सो कैल्सिफिकेशन किस ट्यूमर में मिलती है? द ओनली ट्यूमर इज ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पिक्चर्स, इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर्स दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें एक में आपको फ्राइड एग अपीयरेंस नज़र आ रहा है कि होता क्या है कि आपके पास बीच में न्यूक्लियर रीजन है और उसके अराउंड एक क्लियर हेलो नज़र आ रहा होता है इन द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द शीट ऑफ ट्यूमर सेल सराउंडेड बाय पेरी न्यूक्लियर क्लियर होलो ऑफ साइटोप्लाज्म। जबकि जो दूसरा है वो आपके पास चिकन वायर पैटर्न होता है, जिसमें डेलिकेट नेटवर्क ऑफ एनास्टोमोसिन कैपिलरीज नज़र आ रहा होता है। So these two are the classical histopathological findings of oligodendroglioma. Moving towards the next tumor, that is the ependyoma. ये आपके पास malignant tumor है of the ependymal cells, और एपेंडाइमल सेल्स मैंने आपको बताया था कहाँ पे मिलता है? वेंट्रिकुलर सिस्टम में। सो दैट्स वाई इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल के लिए भी जो एक रिस्क फैक्टर या जो एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा होता है, दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। यानी अगर कोई पेशेंट है उसे ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस है, सो ही इज़ मोर प्रोन टू डेवलप एपेंडायोमा। जबकि बात की जाए एडल्ट्स की तो उनमें स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है। Now, ependyoma is the most common tumor that is mostly seen in children. That's why इसकी most common site भी fourth ventricle होती है इन बच्चों में। और adult का अगर ट्यूमर पूछ रहे हैं ependyoma, तो that would be the most common site will be spinal cord. Pathogenesis की बात की जाए so it is associated with the neurofibromatosis 2. न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 से रिलेटेड आपने दो ट्यूमर्स का नाम याद रखना है, एक एपेंडायोमा और दूसरा शोवानोमा, जो आपके पास 8th क्रेनियल नर्व का ट्यूमर है, जो कि लास्ट में इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं बताऊंगी। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो इट इज़ अ वेल सर्कमस्क्राइब्ड ग्लायोमा। एपेंडाइमल रोजिटीज़ मिल रही होती हैं आपको। इसमें क्या होता है एपेंडाइमल रोजिटीज़ में, कि आपके पास ट्यूमर सेल्स अरेंज हो रहे होते हैं ना सर्कुलर मैनर अराउंड अ ल्यूमेन। जबकि पैरीवैस्कुलर स्यूडोरोजिटीज़ मिल रही होती हैं कि ट्यूमर सेल्स अराउंड वेसल्स अरेंज हुए हुए हों। यानी एपेंडाइमल रोजिटीज़ में ल्यूमेन के अराउंड, जबकि स्यूडोरोजिटीज़ में जो कि पैरीवैस्कुलर यानी वेसल के अराउंड अरेंज हो रहे होते हैं, जो कि आप इस पिक्चर में अच्छे से देख सकते हैं कि ल्यूमेन के अराउंड किस तरह से ये एपेंडाइमल सेल्स अरेंज हुए हुए नज़र आ रहे हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्यूमर, दैट इज़ द मेड्यूलोब्लास्टोमा। मेड्यूलोब्लास्टोमा जो होता है ये आपके पास जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ये एम्ब्रियोनल सेल से अराइज कर रहा होता है, कि एम्ब्रियोनल सेल्स में जो न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन हो रही हो तो वो कॉज करवाते हैं मेड्यूलोब्लास्टोमा। नाउ क्योंकि ये एम्ब्रियोनल सेल से अराइज कर रहा है, दैट मीन्स कि ज़्यादा कॉमन किस में होगा? बच्चों में होगा। मेलिग्नेंट ट्यूमर ड्राइव फ्रॉम अ ग्रेन्यूलर सेल्स ऑफ द सेरिबेलम। कौन से सेल्स? ग्रेन्यूलर सेल्स। आगे बताऊंगी कि ग्रेन्यूलर सेल्स ऑफ द सेरिबेलम में भी कौन सी लेयर, एक्सटर्नल ग्रेन्यूलर सेल्स ऑफ द सेरिबेलम जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ये आपके पास न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, दैट्स वाई दिस ट्यूमर इज एम्ब्रियोनल ट्यूमर। ये बच्चों में मोस्टली कॉमन होता है, ठीक है। अब हर जगह पर आप देखें जो ट्यूमर बच्चों में कॉमन है ना उसकी साइट सेरिबेलम है ऑटोमेटिकली, तो फर्स्ट पिक्चर को अपने माइंड में रखना है अपने। देन इस ट्यूमर की पुअर प्रोग्नोसिस होती है,
ये आपके पास हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और ट्यूमर इतनी तेज़ी से स्प्रेड कर रहा होता है कि जो CSF होता है ना उसी के ज़रिए स्प्रेड कर रहा होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में, और साथ ही साथ ये बहुत रैपिडली ग्रोइंग और रैपिडली मेटास्टेसाइजिंग ट्यूमर होता है। कॉमन साइट की बात की जाए सो वी हैव सेरिबैलम, और उसकी कौन सी लेयर इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल ग्रैनुलर सेल लेयर। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस ट्यूमर इट इज़ कि ये मेटास्टेसाइज करता है टू द कॉर्डा इक्वेना, जिसे आप कहते हैं ड्रॉप मेटास्टेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, याद रखिएगा। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, तो इसमें आपके पास लॉस ऑफ मटेरियल फ्रॉम शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 17p मिल रही होती है, यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी। साथ ही साथ WNT पाथवे की एक्टिवेशन मिलेगी, हैजहॉग पाथवे की एक्टिवेशन मिलेगी, TP53 म्यूटेशन मिल सकती है, मिक ओवर एक्सप्रेशन मिल सकती है। तो यानी आपके पास इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, TP53 की म्यूटेशन है, और सिग्नलिंग पाथवे WNT और हैजहॉग पाथवे की भी इन्वॉल्वमेंट मिल रही है। मॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये आपके पास वेल सर्कमस्क्राइब ट्यूमर होता है, जो कि इसमें जो एक ख़ास पैटर्न है ना वो आपने अच्छे से याद रखना है। वो क्या है कि इसमें जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स होते हैं, जो कि अपीयर करते हैं होमर-राइट रोसेटीज़ की तरह। यानी एपेंडायमल रोसेटीज़ की बात की जाए या पैरीवास्कुलर स्यूडोरोसेटीज़ की, तो आपने एपेंडायोमा का जिक्र करना है। होमर-राइट रोसेटीज़ की बात की जाए तो क्या जिक्र आएगा, मेडुलोब्लास्टोमा ट्यूमर आएगा। Now, most common site for Homer-right rosettes in cerebellum is वर्मेक्स। साथ ही साथ ये आपके पास बहुत ज़्यादा यानी मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, दैट्स वाई इसमें अबंडेंट माइटोसिस मिल रही होगी। और एक आपके पास खास प्रोटीन होती है Ki67, ये इसमें ना बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक रोल प्ले कर रही होती है। बेसिकली ये सेलुलर प्रोलिफरेशन को शो करने वाली एक बायोमार्कर होता है Ki67, जो कि इसमें बहुत अबंडेंट मिल रहा होता है। नाउ अब पिक्चर को देख लें तो मेडुलोब्लास्टोमा ये किसको इन्वॉल्व कर रहा है, सेरिबेलम को इन्वॉल्व कर रहा है। सुपीरियर वर्मेक्स ऑफ द सेरिबेलम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अपर रीजन में देखें कि जो इसके ना फीचर्स थे, नीचे वाले पार्ट में फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं कि ब्रांचिंग पैटर्न उसका नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर देखें तो बिल्कुल डिफ्यूज सी आपके पास एक ग्रोथ सी नज़र आ रही है। जबकि इसका जो ये पैटर्न है दैट इज़ स्मॉल ब्लू प्रिमिटिव अपीयरिंग ट्यूमर सेल्स, जो कि क्या होते हैं, राउंड ब्लू सेल्स नज़र आ रहे हैं, जो कि इन अ फॉर्म ऑफ होमर-राइट रोसेटीज़ पैटर्न शो कर रहे होते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्यूमर दैट इज़ मेनिंजियोमा। यह आपके पास बिनाइन ट्यूमर ऑफ द एराक्नोइड सेल्स होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन एडल्ट्स। ओके, नाउ अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर इन एडल्ट, सो दैट इज़ ग्लायोब्लास्टोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन एडल्ट दैट इज़ मेनिंजियोमा। ये आपके पास वुमेन को ज़्यादा अफेक्ट करता है, बच्चों में बिल्कुल नहीं हो रहा होता, ये स्लो ग्रोइंग होता है। बिनाइन ट्यूमर है ना तो ग्रेड 1 का होगा। इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो ड्यूरल कॉन्वेक्सिटीज़ होती हैं। बेसिकली ड्यूरल कॉन्वेक्सिटीज़ क्यों, बिकॉज यहाँ पे एरेक्नोइड सेल्स होते हैं और उन्हीं की प्रोलिफरेशन मेनिंजियोमा कॉज करवा रही होती है। रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो ये आपके पास अगर किसी को प्रीवियसली हेड एंड नेक पर कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, सो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर दिस ट्यूमर। नाउ पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 22 एसोसिएटेड विद द न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2। बेसिकली न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2 से रिलेटेड हमने पहले पढ़ा था एपेंडायोमा, अब हमने बात की है मेनिंजियोमा में, और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इन शिवानोमा। तो 3 ट्यूमर्स न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2 के साथ एसोसिएटेड हैं। अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपके पास फीमेल डोमिनेंस क्यों रखता है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये रैपिडली ग्रो करता है। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो ये रबरी राउंड मास की तरह प्रेजेंट होता है और ये कंप्रेस कर रहा होता है ब्रेन को। बेसिकली क्या होता है कि आपके पास बाहर ड्यूरा मैटर्स में ग्रो करता है और फिर बाहर से ब्रेन पर कंप्रेशन सिम्टम्स देता है। नाउ
दिस इज़ द पिक्चर कि ये जिसमें ड्यूरल कन्वेक्सिटी इन्वॉल्व हो रही है बाहर से और फिर ये कंप्रेशन सिम्टम्स टू द ब्रेन कर रहा होगा. दिस इज़ अ मल्टीलोब्यूलर मेनिंजियोमा अटैच टू द ड्यूरा विद कंप्रेसिंग द अंडरलाइंग ब्रेन. नाउ हिस्टोपैथोलॉजी की बात की जाए तो ये होल्ड पैटर्न ऑफ द सेल ग्रोथ एंड समोमा बॉडीज़ शो कर रहा होता है, जबकि ये आपके पास समोमा बॉडीज़ प्रेजेंट है. बेसिकली समोमा बॉडीज़ आर द कंसेंट्रिक रिंग ऑफ कैल्सिफिकेशन. ये सारे पिक्चर्स दिखाने का मकसद ये है कि ये सारी पिक्चर्स आपके पास ऑस्पी में आती हैं, तो आपकी ऑस्पी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी पिक्चर्स को मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और दिखा भी रही हूँ. अब यहाँ तक हमने प्राइमरी सीएनएस ट्यूमर्स कंप्लीट कर लिया. अब अदर इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स ऑफ द सीएनएस की बात की जाए, सो नंबर 1 वी हैव प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा. ये आपके पास डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होता है. कौन से सेल्स का? बी सेल का लिम्फोमा होता है, जो कि 1% ऑफ द इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स को कॉम्प्राइज कर रहा होता है. It is the most common CNS neoplasm in immunocompromised individuals like AIDS. यानी ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में या जिन्हें चाहे न्यूरोलॉजिकल कोई इशू है उनसे ज़्यादा ये इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में ज़्यादा कॉमन होता है. ऑर्गेनिज्म की बात की जाए सो ईप्स्टीन बार वायरस जो होता है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है. मॉर्फोलॉजिकली बात की जाए तो ये इन्वॉल्व कर रहा होता है डीप ग्रे स्ट्रक्चर्स को, वाइट मैटर्स को, कॉर्टेक्स को एंड अ पेरीवेंट्रिकुलर रीजन एज वेल. इट इज़ अ वेल डिफाइंड ट्यूमर. सो इससे रिलेटेड जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वही आपने याद रखना है कि बी सेल लिम्फोमा है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करेगा. ईप्स्टीन बार वायरस इससे का एक एसोसिएटेड फैक्टर है. मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर्स की बात की जाए तो ये आपके पास मेटास्टेटिक लीजन्स होते हैं जो कि कार्सिनोमा से अराइज कर रही होती हैं. मोस्ट कॉमन साइट आपके पास लंग्स है. लंग्स इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर. और इसके अलावा ब्रेन, किडनीज एंड स्किन में मेलानोमा ट्यूमर्स जो होते हैं ये एज अ रिस्क फैक्टर है फॉर द सेकेंडरी सीएनएस ट्यूमर. मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो जो मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं ये शार्प डिमार्केशन रखते हैं बिटवीन द ट्यूमर एंड ए ब्रेन पैरेन्काइमा विद द जोन ऑफ एडिमा. यानी जो आपके पास ब्रेन का पैरेन्काइमा है और जो ट्यूमरस मास है इनके बीच में डिमार्केशन लाइन की तरह एक्ट कर रहा होता है एक एडिमेटस जोन. नेक्स्ट एंड द लास्ट ट्यूमर वी हैव इज अ शिवानोमा. सो शिवानोमा आपके पास बिनाइन पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर होता है. पेरिफेरल नर्व शीथ क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जो श्वान सेल्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन के लिए. इट इज़ arising from neural crust cells derived from the schwannoma cells. एसोसिएट है विद द न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2. जब आपके पास इस तरह के ट्यूमर्स में न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2 की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ये बायलैटरल अपीयरेंस देता है. कॉमन साइट इज वेस्टिब्यूलर ब्रांच ऑफ द क्रेनियल नर्व 8 एट द सेरिबेलोपोंटाइन एंगल. क्रेनियल नर्व 8 के अलावा ये 5 और 7 को भी इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होती है वो आपके पास वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ द क्रेनियल नर्व 8 होती है एट सेरिबेलोपेंटाइन एंगल. प्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी? क्योंकि ये वेस्टिबुलर ब्रांच को इन्वॉल्व कर रहा है तो हेयरिंग लॉस एंड टेनाइटिस होगा. ये आपके पास वेल सर्कमस्क्राइब्ड इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर होता है जो कि अटैच्ड हो रहा होता है टू द नर्व और नर्व से इजीली सेपरेट भी हो सकता है. इसकी जो आपके पास मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न होता है वो एंटोनी ए पैटर्न होता है कि स्पिंडल सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेल्यूलर हो रहे होंगे किसी एक स्पेसिफिक साइट पे, जबकि एंटोनी बी पैटर्न होता है कि आपके पास हाइपर सेल्युलरिटी हो रही होगी. वैरो की बॉडीज़ क्या होती हैं? ये न्यूक्लियर फ्री जोन्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जो कि पैरेलल रॉज में अरेंज्ड हो रही होती हैं. सो एंटोनी ए पैटर्न जहाँ पे आपको डेंसली सेल्युलरिटी यानी हाइपर सेल्युलरिटी नज़र आ रही है और एंटोनी बी पैटर्न जहाँ पे आपके पास हाइपर सेल्युलरिटी नज़र आ रही है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीएनएस ट्यूमर्स. होप सो आप सबको इस वीडियो के ज़रिए प्रिपरेशन में हेल्प होगी. जज़ाकल्लाह.